नमस्कार दोस्तों, ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की ये नेक्स्ट क्लास में हम आज पढ़ेंगे। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, यांत्रिकी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से पिछले वीडियो में हमने थ्योरी के कुछ पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, इसको हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे बल्कि आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझिए, न्यूटन ने एक नियम क्या दिया था, ये भैया साहब ने नियम दिया था कि एक पिंड जो है ये है और दूसरा जो पिंड है वो ये है। ध्यान समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया ना तो लाइक मत करिएगा और क्लास छोड़ के चले जाइएगा। न्यूटन महोदय ने नियम दिया कि भैया एक तो पिंड ये था, एक पिंड ये था। अब ये दो पिंड जो थे ना, इनके बीच एक दूरी थी। अब बताइए, दोनों एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, दोनों पास पास तो है नहीं। मान लीजिए एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में दूरी था कि हम यहाँ पर हैं, आप लोग वहाँ पे हैं, हम लोग के बीच दूरी है, बिल्कुल है। हमारे बीच में दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, लेकिन हमें पता नहीं है इसलिए हम मानते हैं आर दूरी मान लिए। तो होता क्या है कि दोनों वस्तु के बीच जो बल लगता है ना, लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है। हमारे बीच, आपके बीच और हमारे बीच आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। तो मान लीजिए ये जो पहला वाला पिंड है यानी आप जो है, मान लीजिए आपका मान है m1, आपका नाम m1 है और मेरा जो वेट है या फिर नाम है वो है m2, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे हमने द्रव्यमान है इसलिए हमारा जो द्रव्यमान है, आपका द्रव्यमान है इसलिए हमने m1 m2, क्योंकि द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं इसलिए यहाँ पे मान लिया है। तो हमारा और आपका जो दोनों का गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिया था न्यूटन ने, दोनों की गुणनफल का और हमारे बीच जो दूरी है उसका वर्ग जो होगा, दोनों के गुणनफल और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा जो बल लगेगा। समझ गए? देखिए, F इक्वल टू हमारे बीच में जो दोनों पिंडों के बीच, एक पिंड ये था एक पिंड ये था, तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो फोर्स यानी बल होगा वो दोनों के गुणनफल के यानी हमारे और आपके गुणनफल के और दोनों के बीच जो दूरी है, दूरी तो r था, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जीव के ले लिया है। अब जानते हैं कि जब भी हम प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट सिंबल लेते हैं। यहाँ पे हमने जी लिया है। जी क्या है? जी जो है वो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका वैल्यू एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको अगर याद है तो आपके 4 नंबर फिक्स हैं। क्या है? फिक्स हैं। तो जी आपको एग्जाम पूछा गया सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है। आपको 6.67 इंटू 10⁻11 दे दिया है। आपको दे देगा 6.62 इंटू 10⁻20 दे दिया। 4 ऑप्शन देंगे, आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। आगे है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित द्रव्यमान m पर गुरुत्वीय विभव v इक्वल टू W/m या फिर -gm/r, इसका मात्रा जूल पर किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी तल पर द्रव्यमान m की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है इक्वल टू -kgm/re, ये है आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें है क्या? मान लीजिए ये आपका केंद्र है और कोई वस्तु आ रहा है अनंत से, पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, बहुत ही अनंत से आ रहा है। जब ये आ रहा है ना वस्तु, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उसको अपनी ओर खींचती है। ठीक है, इसे कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसको ज्ञात करने के लिए इक्वल टू -kgm लिखा हुआ है ना, m1 m2 भी कर सकते हैं। तो -kgm/re, r क्या है? वही दूरी है दोनों के बीच, जो कि हमें पता ही नहीं है। अनंत दूरी से आ रहा है भाई ना, कहाँ से पता होगा। अब यदि द्रव्यमान m की पृथ्वी के केंद्र की दूरी r हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू gmem/r, और चिन्ह जो है माइनस में होगा, ये याद रखना है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इक्वल टू F/m, ये फार्मूला आपको पता होगा। और अगर F इक्वल टू आप जानते हैं तो क्या जानते हैं? gm1 m2/r स्क्वायर। यहाँ पे m कैपिटल M और स्मॉल m लिख दिया है,
कन्फ्यूजन है तो m1 m2 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर और स्मॉल m जो है वहाँ पर नीचे लिख दिया है। अब होगा क्या, स्मॉल m की जगह पर आपको, लेकिन अगर आप m1 m2 लिख रहे हैं तो स्मॉल m की जगह पर आपको स्मॉल m2 लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल m से ये m जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जब भी पूछता है तो E इक्वल टू एफ बाई एम की सूत्र से जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि जी m1 m2 नहीं होता है, केवल एक ही का द्रव्यमान होता है। खोखली गोले के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, खोखली गोले के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वो 0 होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं लिख देता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा तो बात की बात है, लेकिन 100% आएगा, हर बार पूछा गया है। खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, 1, 0, 2, 10, कौन सा होगा बताइए। तो आप कहेंगे सर आप तो अभी बताए हैं कि 0 होता है, तो 0 करेक्ट हो जाएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो जैसे जैसे वस्तु की ओर आती है ना, वस्तु के वेग में वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी ये है, वस्तु यहाँ पे आ रहा है, जैसे जैसे बच्चा नीचे आते हैं ना तैसे जैसे इनका वेग बढ़ता जाता है, यही है गुरुत्वीय त्वरण। अब वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली जो वृद्धि होगी उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या है देखिए, पृथ्वी बता दिया मैंने, ये गेंद है, पृथ्वी की ओर आ रही है भैया, जब ये यहाँ पे आई, मान लीजिए ये 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, जब यहाँ आया ना, जब ये वस्तु यहाँ पर आया 2 किलोमीटर पर सेकंड की 2 किलोमीटर पर घंटा मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 सेकेंड में इसकी जो स्पीड बढ़ी है, यहाँ से इस वस्तु को यहाँ पर आने में लगा समय 1 सेकेंड, और इसकी स्पीड बढ़ी 2 से 3, तो जो 1 सेकेंड में जो 1 किलोमीटर बढ़ा ना, 2 से 3 कितना हुआ, 1 किलोमीटर बढ़ा, तो यही 1 सेकेंड में जो 1 किलोमीटर बढ़ रहा है इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी का मान कितना होता है, किताबों में 10 दिया होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिया है तो 9.8 रखेंगे, नहीं दिया है तो सॉरी, अगर प्रश्न में दिया होता है तो आपको 10 रखना होता है, अगर प्रश्न में 9.8 दिया है फिर भी 9.8 रखना है, अगर दिया ही नहीं है और आपको मान रखना है तो आप 9.8 ही रखेंगे। स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला। एम ई क्या है तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब मैं जो आपको चीज़ें बताया जा रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। क्या, विषुवत रेखा पर यानी एट इक्वेटर पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम व ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रश्न पूछेगा कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, या फिर कितना होता है, 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और अगर ध्रुवों पर पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है तो मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। 4 8 नंबर क्वेश्चन से बन सकते हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो, पढ़े हैं तो आपके लिए 8 नंबर आपके हाथ में है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जी का मान जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर ई, केवल फार्मूला याद होना चाहिए। पृथ्वी तल से d गहराई पर जी डैश इक्वल टू जी 1 - d बाई आर ई। लैम्डा डिग्री अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश इक्वल टू जी - आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा डिग्री होता है। उपग्रह सैटेलाइट ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वही तो उपग्रह कहलाते हैं, जैसे कि चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। आर त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमने उपग्रह की कक्षीय चाल, आर त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह की चाल क्या होगी। देखिए, पृथ्वी के उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। अब मान लीजिए ये घूम रहा है पृथ्वी के, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये मान लीजिए चंद्रमा है घूम रहा है, अगर इसकी त्रिज्या जो है वो आर है, तब क्या करेंगे, v0 इक्वल टू उपग्रह की कक्षीय चाल, एक कक्षा में घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो इसे कहेंगे कि अगर ये पृथ्वी है अब चंद्रमा इस घूम रहा है तो एक कक्षा में घूम रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा है, कक्षा में घूम रहा है ना, तो कक्षीय चाल हो गया। कक्षीय चाल ज्ञात करने के लिए v0 इक्वल टू इन द रूट जी एम ई बाई आर, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि उपग्रह पृथ्वी तल के निकट घूम रहा हो तो v0 इक्वल टू इन द रूट जी, स्मॉल जी है, क्या है, स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर बताइए, तो कैपिटल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अगर उसको स्मॉल जी की बात करें, स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मात्रक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर कहीं कहीं अगर आपको 10 दिया है तो वो भी सही है।
यदि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है तो v नॉट इक्वल टू आर ई इन द रूट जी बाई आर ई प्लस एच। उपग्रह का परिक्रमण काल, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल, ये सब आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब बाई जी एम ई। यदि उपग्रह पृथ्वी तल के निकट घूम रहा हो तो टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट आर ई बाई जी। ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। किसी उपग्रह की गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ जी एम ई एम बाई आर ई, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। किसी उपग्रह की स्थिति ऊर्जा यू इक्वल टू माइनस के जी एम ई एम बाई आर ई, जी एम वन एम टू बाई आर ई भी कर सकते हैं। किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा यानी कि स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा को मिला करके ई जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों को मिला करके बताया गया है। यू प्लस के ये दोनों को जोड़ दिया है, बराबर माइनस लगा दिया है, ये वाला माइनस भी लगा दिया है। दोनों में हाफ है तो हाफ लगा दिया है, हाफ नहीं हाफ तो इसमें सिर्फ है ना, तो हाफ लगा दिया है। और फिर जी एम ई एम बाई आर ई, क्योंकि दोनों में बराबर है, दोनों सेम है। किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा ये पूछा जाता है। बंधन ऊर्जा जो है बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है बंधन ऊर्जा। नोट करिए, इसको नोट करिए। ई बी इक्वल टू प्लस के हाफ जी एम ई एम बाई आर ई। किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है? आपको ये ऑप्शन में फार्मूला देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। ई बी इक्वल टू ई बी बी क्या है? बंधन ऊर्जा बी। ई बी इक्वल टू प्लस की हाफ जी एम ई एम बाई आर ई। अब अगर आपको ये वाला याद है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जी एम वन एम टू बाई आर ई याद है ना, जब वो याद है तो ये भी याद हो जाएगा, हाफ जी एम ई एम बाई आर ई। अब बताइए जो बंधन ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है, देख रहे हैं ना। पर दोस्तों यहाँ पे ये निगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव इसमें लगा होता है, ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे अलग दिखा गया है। पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग हमको नहीं बताएंगे क्योंकि पिछली जो वीडियो है ना, यानी गति मोशन में हमने इसको पढ़ा रखा है, तो हम आगे चलेंगे। ये सब हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि पृथ्वी तल के लिए इसका मान कितना होता है, पलायन वेग का मान कितना होता है पृथ्वी तल के लिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया हुआ था और ये एग्जाम में सेम टू सेम आ गया था, तो सभी स्टूडेंट ने उम्मीद है कि 4 नंबर अपना फिक्स कर लिया था। पलायन ऊर्जा का अतः पलायन ऊर्जा यू इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई। ये देख रहे हैं ना, ये जो फार्मूला है वो हर जगह सेम है, जी एम ई एम बाई आर ई। आगे आपका सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई वस्तु अपनी निश्चित स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इधर उधर गति करता है तो उसे कहते हैं सरल आवर्त गति। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब तो मान लीजिए थ्योरी का पोर्शन है, फिर भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये सभी फार्मूले आपको दिख रहे होंगे, ये सब फार्मूले जो है वस्तु की स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ये सभी आपको याद करने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। सरल आवर्त गति से संबंधित परिभाषाएं, तो परिभाषाएं हमको ये सब हम पढ़ चुके हैं। विस्थापन, आयाम, आवर्तकाल, ये सब पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, तो ये सब पे हम समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। कला, फेज, फेज क्या है? कला, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, इसलिए हम यहाँ पे समय नहीं बर्बाद करना चाहते। अच्छा, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, ये नहीं पढ़ा था हमने। तो यदि पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म परंतु भारी कण को एक भारी लंबाई में न बढ़ने वाले तथा पूर्ण लचकदार धागे के एक सिरे पे बांध कर किसी दृढ़ आधार पर लटका दे तो यह समायोजन सरल लोलक कहलाता है। देखिए एक और रस्सी ले लीजिए, इस पर एक पत्थर बांध दीजिए, अब इसको घुमा दीजिए, ये घूमेगा ऐसे 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 घूमेगा, यही तो हो गया सरल लोलक। एक समान वेग से जा रहा है, एक समान वेग से आ रहा है, सरल लोलक। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट एल बाई जी। ये फार्मूला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको गांठ बांध लीजिए, आएगा एग्जाम में, इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा। टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट एल बाई जी। एल क्या है? लोलक की मोटाई, नहीं सॉरी लंबाई है, ठीक है, जरूर आएगा। स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, यदि द्रव्यमान m का एक पिंड बल नियतांक k की एक स्प्रिंग से लटका हुआ है तो पिंड के दोनों का आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट एम बाई के है। यदि वस्तु को समांतर क्रम में जुड़े दो स्प्रिंग लटकाया जाए तो टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट एम बाई के वन प्लस के टू, क्योंकि दो स्प्रिंग है। समांतर क्रम में प्रभावी बल नियतांक के इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यदि वस्तु को श्रेणी क्रम में लगाए, दो स्प्रिंग लटकाया जाए, तब क्या होगा? टी इक्वल टू 2 पाई इन द रूट एम के वन प्लस के टू बाई के वन प्लस के वन इंटू के टू हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी क्रम के लिए है और वो आपका समांतर क्रम के लिए था। श्रेणी क्रम में प्रभावी बल नियतांक तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा। आपने रेजिस्टेंस का श्रेणी और समांतर पढ़ा होगा। दोस्तों अंत में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से आने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लूज, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सरल लोलक जो है ना,
अभी बताया था मैंने आपको ना, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का आवर्तकाल अधिकतम यानी मैक्सिमम अधिकतम 84.6 मिनट होता है। ठीक है, लोलक वाली घड़ियां गर्मियों में धीमी व सर्दियों में तेज होती हैं, न कि सर्दियों में धीमी और गर्मियों में तेज। ध्यान दीजिएगा, लोलक वाली घड़ियां गर्मियों में धीमी हो जाती हैं पर कि सर्दियों में तेज हो जाती हैं। इसमें सर्दी चल रहा है ना, तो इसमें तेज होंगी। यदि कोई सरल लोलक एक समान त्वरण ए से चलने वाली ट्रेन में लटका है तो इसका आवर्तकाल t=2 पाई इन रूट एल बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई पावर हाफ है। ठीक है, यानी इसको भी रूट में कर दिया है। यदि कोई कार वेग 20 त्रिज्या आर पे मुड़ती हुई है तो कार में लटके सरल लोलक का आवर्तकाल t=2 पाई इन रूट एल बाई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जी पावर हाफ, यानी इसको भी रूट में कर दिया है। ये जो है अंदर वाली वैल्यू ना, इसको भी रूट में कर दिया है। हाफ लाने का मतलब क्या हुआ? तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यदि कोई सरल लोलक लिफ्ट में लटका हुआ है, लिफ्ट तो ए त्वरण से नीचे जा रही है अगर लिफ्ट, तो आवर्तकाल t=2 पाई इन रूट एल बाई जी माइनस ए हो जाएगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ये तो आपके नीचे आ रही थी, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, t=2 पाई इन रूट एल बाई जी प्लस ए। यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे हम, तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और दोस्तों किताबों से तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर किताबों से बेटर होता है अगर आपको कोई चीज़ें कोई अगर समझा रहा है एक प्रकार से और अच्छे चाहिए समझ में आता है, और रेगुलरिटी भी बनी रहती है, क्योंकि किताबों से आप पढ़ नहीं पाते हैं रेगुलर। और अगर आपको वही चीज़ें कोई, आप जानते हैं ना कि पढ़ने ज़्यादा कोई चीज़ सुनने से याद होता है, और सुनने से ज़्यादा वो अगर उसको देख रहे हैं तो याद होता है। तो सेम फिनोमेना अपनाइए और हर एक चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।